तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। और पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट नंबर 4 में जो बचा हुआ पॉइंट था, पार्ट नंबर 3 का 2 पॉइंट रह गए थे, मैंने कहा था ये 2 पॉइंट आपके सामने हैं और इसके बाद हम इसकी मेथड्स करेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहला 7वां पॉइंट देख लेते हैं, उपभोक्ता की आय यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर की हमें इनकम देखनी है। तो जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है, जिन लोगों की आय बहुत ज्यादा अधिक होगी या बहुत ही कम होगी, इसका मतलब समझ सकते हो आप, या तो अमीर है या तो बिल्कुल ही गरीब है। ठीक है ना। तो ऐसे में जो मांग की लोच जो होती है वो देखा जाता है बेरोजगार होती है। बेटा क्या होती है? बेरोजगार। क्योंकि अमीरों पे कीमत बढ़ने का घटने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन पे अत पैसा होता है। ठीक है ना। तो वहां बेरोजगार रहेगा, कीमत का बढ़े या घटे कोई फर्क उनकी मांग में नहीं पड़ेगा। और गरीब बेचारे से तो पैसे ही नहीं है, तो कीमत बढ़ने घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हो भी जाए तो भी बेचारे का पैसा तो है नहीं, वो गरीब के गरीब है। ठीक है, तो ये बोला हुआ है। क्योंकि कीमत के बढ़ने या घटने का इन लोगों द्वारा की जाने वाली मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम है, उनकी मांग की लोच साधारणतया बेरोजगार होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने या घटने का इन लोगों द्वारा की जाने वाली मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। देन पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, इसके विपरीत जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, बेटा क्या होते हैं? मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है। ठीक है, के द्वारा की जाने वाली के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग हमेशा क्या होती है? लोजदार। क्योंकि इनके लिए, अगर हम जैसे लोगों के लिए कीमत थोड़ा बढ़ जाए घट जाए तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। बढ़ने पर हम मांग बिल्कुल ही कम कर देते हैं और कीमत कम होते ही हम टूट के सामान लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मध्यम वर्ग लोगों के लिए लोजदार होती है। ठीक है ना। तो वही लिखा है, आय बहुत अधिक या बहुत कम है तो बेरोजगार, और अगर आय आपकी क्या है, मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रखी है आय में, तो लोचदार। यहां तक समझ में आ गया सारा पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। यानी अगर मान लो आप गए मॉल गए, कहीं भी गए खरीदने के लिए, और आपने 30,000 रुपए का सामान खरीदा। बेटा कितना खरीदा? 30,000 रुपीज का सामान खरीदा आपने, मान के चलो। और उस 30,000 के सामान में मान लो आपने 2-2 रुपए की 4 सुइयां भी खरीदी थी। 2-2 रुपए की सुई होती है ना, 4-5 सुइयां भी खरीदी थी। अब एक चीज बताओ, अगर सुई का रेट अगर 2 की जगह 3 हो जाता या थोड़ा कम हो जाता, तो क्या आपकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है 1-2 रुपए से? नहीं, क्योंकि आप तो 30,000 रुपए तक का सामान खरीद सकते हो, तो आपके लिए 2, 4, 10 रुपए 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता। बात को समझना। बट वहीं पे अगर मान लो 30,000 के सामान में अकेला मान लो आपने कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि 15-20 हजार रुपए की अकेली एक चीज है, तो उसके अगर प्राइस कम होंगे तो आप उसे जो जाके तेजी से खरीदोगे, मतलब एक तरह से डिमांड ज्यादा करोगे उसकी। और अगर उसके प्राइस अगर ज्यादा हो जाता तो आप उसको खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि फर्क कहां पड़ेगा? जहां पे आपके आय का ज्यादा हिस्सा किसी चीज पे खर्च हो रहा है, तब आप क्या है, प्राइस का इफेक्ट आपको पड़ेगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो आप डिमांड करोगे, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड नहीं करोगे। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना। बट वही चीज अगर क्या नाम है आपका, आप खर्च कर रहे हो 30,000, उसमें से कोई 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 रुपए की कोई आइटम है, तो उनके अगर प्राइस में चेंज होता तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च करता है, यानी उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा क्या करता है? खर्च करता है, उनकी मांग हमेशा क्या होती है? बेरोजगार होती है। जैसे अखबार, सुइयां, टूथपेस्ट, इन पे अगर कोई चीज खर्च करता है कोई, तो उसकी मांग जो होती है, मांग लो जो बेरोजगार होती है। ठीक है, कि बहुत कम पैसों में ये आ जाती है। बट इसके विपरीत उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का अधिक भाग खर्च करता है या व्यय करता है, अधिक भाग खर्च हो रहा है, तो उनकी मांग की लोच हमेशा क्या देखने को मिलेगी? लोचदार मिलेगी। जैसे एसी, टीवी, इनके रेट आप कम ज्यादा करके देख लो। ज्यादा करोगे तो लोग लेंगे ही नहीं, और अगर कम करोगे तो लोग लेंगे। ठीक है ना। बट अगर इनके रेट आप कम ज्यादा करते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी लोग लेते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो जिसमें फर्क पड़ता है वो लोचदार, जिसमें फर्क नहीं पड़ता वो बेलोचदार। तो वही लिखा, आय का थोड़ा सा भाग खर्च हो रहा है तो बेलोचदार, आय का अधिक भाग खर्च हो रहा है तो लोचदार। क्लियर हो गया। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स है जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। और एक और चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या नाम है, जैसे पुराने टाइप में क्वेश्चन आता था कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन तो देखो आ सकता, मना तो नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। बट आज के टाइम पे जो ट्रेंड बनता है ना बेटा, वो इस टाइप का बनता है कि आपको 4 पॉइंट नहीं पूछेगा, आपसे सीधा बोलेगा उपभोक्ता की आय कैसे मांग की लोच को प्रभावित करती है वो समझाइए।
ठीक है, या किसी वस्तु पर खर्च किए जाने वाले आय का अनुपात कैसे मांग की लोच को प्रभावित करता है वो समझाइए। ठीक है, जिन वस्तुओं को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उस पे उन पर मांग की लोच मतलब मांग की लोच पे क्या प्रभाव पड़ता है उन वस्तुओं का। तो इस टाइप से आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, एक या दो पॉइंट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटे, फटाफट से याद कर लो इसे, और याद भी कर लो और नोट डाउन भी कर लो बेटा फटाफट। अब आगे देखिए ध्यान से, अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखो मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियां, यानी जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियां। पहला आपके पास प्रतिशत या आनुपातिक विधि। कौन सा? प्रतिशत या आनुपातिक विधि है। ठीक है, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं इसको। फिर आपका है कुल व्यय विधि यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा है ज्यामितिक विधि, ज्योमेट्रिक मेथड, या इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड यानी बिंदु विधि। तो कितने हो गए? प्रतिशत या आनुपातिक विधि, कुल व्यय विधि और बिंदु विधि, जिसको ज्यामितिक विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, ये तीन विधियां जो मैं आपको कराने वाला हूं बेटा वो सिर्फ ये वाला है, क्योंकि ये आपका कोर्स का पार्ट है, ये आपका कोर्स का पार्ट शायद नहीं है अब, और ये भी नहीं है, फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके टीचरों ने ये कराया है, कहीं भी किसी भी स्टेट में कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके टीचरों ने कराया है और आपको ये करना चाहिए, तो मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जहां पे इसके पार्ट खत्म होने वाले होंगे इसके न्यूमेरिकल पे, तो वहीं से मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक पार्ट और बना दूंगा इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इन दो मेथड्स की। ठीक है ना, तो अभी तो मुझे इन दोनों मेथड की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये पूछा जाता था किस टाइम पे तीनों मेथड आते थे, बट आजकल देखा जा रहा है ये मेथड पूछा जाता है खाली। ठीक है ना, तो मैं इसी को कराने वाला हूँ, ये दोनों मैं छोड़ रहा हूँ। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा, एक पार्ट और एक्स्ट्रा बनाऊंगा जिसमें क्या इन दोनों मेथड्स के बारे में बता दूंगा कि कैसे कैसे इनको देखा जाता है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो। तीनों वीडियो के नाम तो बेटा आपको पता होने चाहिए, तीनों के नाम लिखिए। ठीक है, नाम तीनों के लिखना आपने। बात करते हैं प्रतिशत या आनुपातिक विधि होता क्या है। देखो सबसे पहले मांग की लोच का जो ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी आपसे बोलेगा ये माइनस का साइन है, सिर्फ साइन है, आप बोलोगे साइन नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, यानी विपरीत संबंध बताता है किसके बीच में, मांग और कीमत के बीच में। तो कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताते हैं माइनस का साइन। तो फॉर्मूला क्या है? मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये भी लिख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। इसको ये भी लिख सकते हैं, ईडी इक्वल टू माइनस का साइन है, फिर पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। फॉर्मूला देख लो, पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। एक और चीज, इस फॉर्मूले में उल्टा मत कर देना, बहुत से बच्चे क्यू अपॉन में पी कर देते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, एबीसीडी जो आपको आती होगी तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले पी आता है फिर क्यू आता है, अल्फाबेट आते होंगे ना एबीसीडी आते होंगे, तो पहले पी आता फिर क्यू आता, तो पहले आपको याद रखना पहले पी है फिर क्यू है, पहले पी फिर क्यू, अब इसका उल्टा करके डेल्टा लगा दो। डेल्टा मतलब चेंज होता है बेटा, क्या होता है? चेंज। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी। ठीक है ना, और ये डेल्टा क्यू मतलब कि जो क्वांटिटी यानी मात्रा है उसमें परिवर्तन, और डेल्टा पी मतलब प्राइस यानी कीमत में परिवर्तन। क्लियर हो गया? डेल्टा क्यू निकलता कैसे? Q1 में से Q घटा के बेटा, Q1 में से Q यानी जो नई वाली Q है उसमें से पुरानी वाली Q, यानी नई मात्रा में से पुरानी मात्रा घटानी है। ऐसी डेल्टा पी मतलब P1 माइनस P होता है, नए प्राइस में से पुराना प्राइस घटाना है। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो फटाफट से इसे, जल्दी जल्दी करिए, ध्यान से देखो बच्चे। मांग में प्रतिशत वो या फिर आनुपातिक परिवर्तन निकलता कैसे बेटा? मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन निकलता कैसे? ध्यान से देखिए, ये निकलता आपका Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। देखो प्रतिशत लगाने के लिए 100 लगाया, परिवर्तन यानी चेंज दिखाने के लिए Q1 में से Q घटाया, और अपॉन में क्या रखा? Q। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज करो आपकी मांग, ठीक है, पहले थी 20, ठीक है, अब हो गई 50, यानी Q पहले था 20 फिर हो गई 50, तो उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आया होगा? तो कैसे निकालेंगे? Q1 नीचे वाला नया वाला 1 होता है, ये पुराना वाला Q होता है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का पूरा दे दिया मैंने, क्वांटिटी दी थी 20 से 50 हुई है, यानी पहले 20 थी पुरानी वाली, अब Q1 मतलब नई वाली 50 हो गई। कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q। ठीक है, और इसको किससे कंपेयर करते हैं? पुराने वाली से, अपॉन में Q इंटू में 100, तो 30 अपॉन में 20 इंटू में 100 कितना आ गया? 150%। ठीक है, तो 150% हो जाएगा। तो कैसे निकाला? Q1 माइनस Q अपॉन में Q, यानी पुराना वाला ही आता है यहाँ पे, इंटू में 100। समझ में आ गया? ऐसे ही
इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, ये भी तो लिखा जा सकता है इसको, कि इसको डेल्टा क्यू कहते हैं, Q1 माइनस क्यू को डेल्टा क्यू कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना, तो P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P अपॉन में P इंटू में 100, ठीक है। अब देखो आपका जो फॉर्मूला ना इसी से बना है बेटा, फॉर्मूला तो बना इसी से ही है। अब जो ईडी का जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन, बेटा वो ये रहा, ये निकाला तो मैंने, ये रहा क्या होता है इसकी, ये निकला डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है ना, मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, वो ये है। तो मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन ये रहा, निकल गया ये रहा, ठीक है ना, ये वाली फिगर, और कीमत वाली ये रही फिगर, लिख दिया। 100 से 100 गया, ठीक है, माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू और ये डेल्टा पी अपॉन में पी। अब इस पी को मैं भेज रहा हूँ क्यू के साथ, ध्यान से देखना, तो डेल्टा क्यू के साथ चला गया पी और नीचे बच जाएंगे क्यू इंटू डेल्टा पी। डेल्टा डेल्टा वाले एक तरफ ले लो, बाकी वाले इस तरफ रख लो। तो मैंने करा जो नॉर्मल वाला था, एक तो पी नॉर्मल था, एक क्यू नॉर्मल है, तो पी अपॉन में क्यू कर दिया, इंटू में डेल्टा क्यू डेल्टा पी इधर ले गया। तो बना फॉर्मूला उसी से ही है बेटा, इसी से फॉर्मूला बनता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो Q1 माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100 करके ये निकल जाएगा, जिसको डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100 भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये निकलेगा P1 माइनस पी अपॉन में पी इंटू 100, जिसको डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100 भी बोलते हैं। समझ में आ गया ना, कोई आपसे पूछेगा कैसे निकला तो आप निकाल सकते हो। देखो एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना आपको। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, रट्टाफिकेशन तो बेकार चीज है, रट्टाफिकेशन बेकार चीज है। अब आप बोलोगे मैं भी आपको बार बार रिपीट करता हूँ तो वो भी रट्टा, रट्टा देखो क्या होता है, मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। एक बार समझना है तो दूसरी बार आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी तो तीसरी बार आएगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। कोशिश करो आप समझने की, अगर आप समझोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगी वो बात। बट अगर आप सिर्फ रट्टा लगाते हो तो सिर्फ एक दो दिन या कुछ घंटों के लिए ही बात रहती है, उसका निकल जाती है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्योंकि बेटा बीए बीकॉम जो भी तुम करते हो आगे जाके सब चीजें रिपीट होती है। मैंने बताया था बहुत सारी चीजें जो 11वीं 12वीं होता है वो मेन बेस होता है। अगर आपने 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ ली तो समझ लो आपको बीकॉम एमकॉम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, क्योंकि वो उसका एक्सटेंडेड लेवल होता है, मतलब थोड़ा बड़ा, मतलब विस्तारित ना। एक चीज जो आज अपने छोटे लेवल पढ़ा उसको थोड़ा बड़े लेवल पढ़ना होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर होता है 2-4 चैप्टर, 2-4 टॉपिक नए भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ पुराना, कुछ नया भी आएगा। मगर जिसका 11वीं 12वीं मजबूत होता है उसके लिए बीकॉम एमकॉम का जो लेवल होता है वो इतना कठिन नहीं होता जितना बाकियों के लिए होता है, ठीक है ना। बिजनेस आपने देखा होगा, बिजनेस आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो वही बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिल जाती है। इको के काफी सारे चैप्टर्स रिपीटेड होते हैं, होता नहीं होता। अकाउंट्स की काफी सारी चीजें आपकी रिपीट हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की काफी सारी चीजें रिपीट होती है, तो रिपीटेशन बेटा मिलेगा आपको। तो इसलिए 11वीं 12वीं को अच्छे से पढ़ो, समझ के करो, ताकि लंबे टाइम तक आपको क्या रहे, रिटेन रहे। फटाफट से नोट डाउन करो उसे, ध्यान से देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन, जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाती है, 4 से 2 हो जाती है, तो मांग एक आइसक्रीम से बढ़ के 4 आइसक्रीम हो जाती है। ईडी ज्ञात कीजिए, यानी मांग की लोच ज्ञात कीजिए, वो भी प्रतिशत विधि से। तो मैंने पूरा लिखा नहीं है नीचे, बट वही है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए प्रतिशत विधि की, वही विधि मैं आपको करा रहा हूँ। तो जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से करना, ताकि आपको आसान लगे क्वेश्चन। एक ये प्राइस का कॉलम बना दिया मैंने, एक क्वांटिटी का कॉलम बना दिया बेटा मैंने, एक प्राइस का कॉलम एक क्वांटिटी का कॉलम, क्लियर हो गया। अब प्राइस 4 रुपए से 2 रुपए हो गए, तो 4 रुपए से 2 रुपए हो गए, इसके आगे देख लो रुपीस का साइन भी लगा हुआ है, 4 रुपए से 2 रुपए हो गया। तो मांग जो है एक आइसक्रीम से बढ़ के 4 आइसक्रीम हो गई है, ठीक है। इसमें देखिए प्राइस के अंदर पहला वाला P होता है, दूसरा वाला P1, ये Q, ये Q1 होता है, ठीक है। तो मांग की लोच निकालनी है, तो हम बोलेंगे ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, यही होता हमारा फॉर्मूला। माइनस P कितना होगा हमारा 4, Q कितना होगा हमारा 1 इंटू डेल्टा Q और डेल्टा P। तो डेल्टा Q निकाल लेता हूं साइड में, डेल्टा Q होता हमारा Q1 माइनस Q, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ऐसे डेल्टा P निकाल लेंगे, P1 माइनस P इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा 4 का आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 2 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 और ये रख दिया माइनस को 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा कितना आ गया 6 आ गया,
तो ईडी की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, प्लस का 6 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है एक तरीके से। तो हम बोलेंगे ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी इकाई से अधिक मांग की लोच है बेटा, ये इकाई से अधिक, क्योंकि एक से ज्यादा आ रहा है ना आंसर, तो इकाई से अधिक मांग की लोच बोलेंगे इसको। क्लियर है? तो ये भी आपको लिख के आना पेपर में, इवन ये भी बनाना और हिंदी में लिखना है कि मांग की लोच जो है वो अधिक लोचदार है, मतलब इकाई से अधिक लोचदार, तो इकाई से अधिक। ठीक है, ये भी लिख के आना। चलो, जो हिंदी में मैंने बोला बेटा वो जरूर लिखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इकाई से अधिक लोचदार लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे हिंदी में। अब अगला देखिए क्वेश्चन बेटा, उसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना पहले वाले को, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखते हैं कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा ताकि पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता किसी की 10 इकाइयां क्रय करता है। तो एक उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की, कर दो बेटा यहाँ पे, किसी वस्तु की, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयां, तो एक काम करता हूँ, पी और क्यू लिख लो पहले यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी। तो 10 इकाइयां लिखा है तो ये क्वांटिटी होगा। ठीक है, जब इसकी कीमत 5 रुपए प्रति इकाई थी, 5 रुपए प्रति इकाई, जब वस्तु की कीमत जो है 4 रुपए हो गई, अब कीमत कितनी हो गई है, 4 रुपए, तो वो वस्तु की 12 इकाइयां खरीद रहा है। बेटा कितनी खरीद रहा है, 12 इकाइयां खरीद रहा है। ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, कोई आ गया था इसलिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ी सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयां क्रय करता जब उसकी कीमत 5 रुपए थी, और जब उस वस्तु की कीमत जो है कितनी, 4 रुपए हो गई, तो वो उसकी 12 इकाइयां खरीद रहा है। तो ये बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्टिंग के। ठीक है ना, तो अब हम क्या निकालेंगे, ईडी का फॉर्मूला लगाना हमें, सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। देखो बहुत बच्चों का बोलना ये होता है, मेरे से बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारी टीचर ने तो बोला भाई हम क्यू छोटा वाला लिखेंगे, आपने बड़ा वाला क्यू लिखा। बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप छोटा क्यू लिखो चाहे बड़ा क्यू लिखो, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा बड़ा क्यू लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, साफ साफ दिखता तो है कम से कम। समझ में आ गया? तो अब इसमें फॉर्मूला पुट कर लेते हैं बेसिक सा, माइनस ये दिया, पी हमारा पहले वाला होता है 5, क्यू भी पहले वाला होता है 10, इंटू डेल्टा क्यू कैसे निकलता है बेटा, Q1 माइनस क्यू, यही होता है ना। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2, अपॉन में डेल्टा पी, P1 माइनस पी इजगल टू कितना होगा, 4 माइनस 5 इजगल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो ईडी की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गया। हम बोलेंगे इसको यूनिटरी इलास्टिक है। आप तो हिंदी मीडियम वाले हो, इकाई मांग की लोच, इकाई मांग की लोच है। जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, इकाई से अधिक मांग की लोच लिखना चाहिए हिंदी में ऐसे, ठीक है ना। तो ये इकाई मांग की लोच है, समझ में आ गया। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ पहले बेसिक क्वेश्चन है, तो मेरे से पहले करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर, यानी जब कीमत कितनी थी 5 रुपए प्रति इकाई थी, वाई वस्तु की 100 इकाइयां खरीदता है। कितनी खरीदता है बेटा, 100 खरीदता है, और उस वस्तु की कीमत मांग की लोच यानी ईडी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 2 दिया है। कितना दिया, 2 दिया है। किस कीमत पर वह, यानी किस कीमत पर, मुझे नहीं पता क्या कीमत होता है तो एक्स मान लेता हूं, किस कीमत पर वह वस्तु की 140 इकाइयां खरीदने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ा देता हूं। जब कीमत 5 रुपए थी तब वो 100 इकाइयां खरीद रहा था, ठीक है। मांग की लोच आपको 2 दे दी, और कह रहा है किस कीमत पर, यानी मुझे कीमत नहीं पता, यानी P1 मुझे नहीं पता, वो वाई वस्तु की 140 इकाइयां खरीदने को तैयार होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक चीज अब हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं ईडी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पे ईडी माइनस का 2 दिया होता बेटा, अगर माइनस का साइन लगा के दिया होता तो उसका मतलब क्या होता, बहुत बच्चे सोचते हैं उसका मतलब ये कि आपको माइनस का 2 दिया है। तो बेटा देखो, अगर आप यहाँ माइनस का 2 लेते हो तो फिर यहाँ माइनस मत लेना, बात को समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस नहीं होता, ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी -2 दे दिया, या ईडी का जो वैल्यू है माइनस में दी है, तो अगर आप माइनस में वैल्यू लिख रहे हो, अगर -2 -3 -5 जो भी दिया, अगर माइनस में लिख रहे हो तो यहाँ माइनस मत लगाना, और अगर यहाँ माइनस लगाते हो तो फिर यहाँ मत लेना माइनस। अगर ये -2 होता तो मैं यहाँ -2 नहीं लेता, मैं 2 ही लेता, क्यों मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ।
पास में, तो माइनस किसी एक जगह रहेगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो ये तो मेरे को प्लस में दिया तब तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस यहीं रहेगा अपनी जगह। अरे ये माइनस में दिया होता, -2 दिया होता तो मैं यहाँ पे क्या लेता, फिर प्लस का साइन लेता। बात समझ आ गया ना, ये ध्यान रखना एक ही जगह लेना माइनस का साइन, तो आप एक ही जगह रखो तो ज्यादा बढ़िया। चलो ईडी की वैल्यू 2 दे दी, माइनस पी कितना हमारा 5, क्यू कितना हमारा 100, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं, Q1 माइनस क्यू यानी 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। मैं कराऊंगा माइनस वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है ना। अभी पहले इसको कर लेते हैं 40, क्योंकि अभी आगे आने वाले पार्ट में भी हम और क्वेश्चन करने वाले, अभी तो 3 ही हुए हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। 40 हो गया, और डेल्टा P निकालने के लिए P1 माइनस P करेंगे, यानी हमारा x माइनस 5, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सबसे पहले हम ये काट देंगे ऐसे, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। बेटा ये नहीं कटेगा यार, मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो बच गया हमारे यहाँ पे 2 माइनस का साइन, फिर ऊपर 2 ही बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ, खाली x माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ये माइनस का 2 है, ठीक है। अब ये वहां भेजेंगे तो 2x माइनस 5 ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस का 2, ठीक है, ये 2x हो गया, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, माइनस का 2। आप चाहे तो 2 को डायरेक्ट डिवाइड में भेज सकते थे, अपने ऊपर है मैथ करना है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। ये 2x इजकल टू क्या आ जाएगा, -2, और ये 10 यहाँ माइनस खत्म आ जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इजकल टू 10 में से 2 गए 8, और बड़ा कौन है 10, तो साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो P1 जो आ गया आपका कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। तो इसका आंसर आपका 4 होगा बेटा, क्या होगा 4, ठीक है ना। तो चलो इस पार्ट को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है, अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नोट डाउन कर लेना से।